So today we'll deal with section 511 of the IPC, and we are dealing with this section beforehand because we need to know about it before we start with the specific offenses. See, after attempt we'll deal with abetment, after abetment we'll deal with conspiracy, and after that we'll straightforward go to specific offenses. ठीक है, फिर बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चलने लगेंगे. और स्पेसिफिक ऑफेंसेस की खास बात ये होगी कि कई स्पेसिफिक, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो क्रिएट किए हैं आईपीसी में, उसके अटेम्प्ट के लिए अलग से सेक्शन नहीं है मेजॉरिटी के लिए. जैसे बहुत ग्रेव ऑफेंसेस हैं जिनका अटेम्प्ट के लिए लेजिस्लेचर ने अलग से सेक्शन बना रखा है. जैसे मान लीजिए मर्डर के लिए अलग से सेक्शन बना रखा है लेजिस्लेचर ने, जैसे 307. लेकिन कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए लेजिस्लेचर ने अलग से अटेम्प्ट का सेक्शन नहीं बना रखा है. जैसे सेक्शन 366 ऑफ द आईपीसी, किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ वुमन इन ऑर्डर टू कंपेल हर टू मैरिज. तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई ऐसा किडनैपिंग या अबडक्शन अटेम्प्ट करता है विच इज़ पनिशेबल अंडर 366 ऑफ द आईपीसी, तो क्या अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं होगा? ऑफ कोर्स पनिशेबल होगा. फिर सवाल उठता है कैसे? यू विल रीड सेक्शन 366 विद 511 एंड दैट इज़ योर आंसर. तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंसेस ऐसे हैं, तो इसलिए आपको ये पहले जान लेना चाहिए बिफोर डीलिंग विद ऑल द ऑफेंसेस, क्योंकि उसकी एक इम्प्लाइड इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहेगी. जिस तरीके से जनरल एक्सेप्शंस आपको पहले जानने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसकी इम्प्लाइड इन्फ्लुएंस वहाँ पे ओवरलैप कर सकती है, वैसे ही अटेम्प्ट की भी इम्प्लाइड इन्फ्लुएंस वहाँ पे ओवरलैप कर सकती है. दैट इज़ वाई यू नीड टू नो द शॉर्ट टॉपिक बिफोर हैंड, क्योंकि अटेम्प्ट जनरली डील करेंगे तो ये अपने में बहुत शॉर्ट टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ वेरी नुआंस टॉपिक. इसीलिए मैं इसको पहले डील करना चाहता हूँ. आईपीसी की स्कीम में तो ये आखिरी में डील होता है अंडर सेक्शन 511, ये लास्ट सेक्शन है, बट इट शुड बी डेल्ट विद बिफोर यू डील विद अबेटमेंट. तो कुछ प्रिंसिपल्स बता देता हूँ अटेम्प्ट के. पहला है, अटेम्प्ट इज़ अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ. इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पर्टिकुलर केस. अटेम्प्ट डिफाइज अ प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन. अटेम्प्ट की कोई डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने नहीं दी है. ब्रॉडली स्पीकिंग, all crimes which consist of the commission of affirmative acts are preceded by some covert or overt conduct which may be divided into 3 stages. The first stage exists when the culprit entertains the idea or intention to commit an offense. In second stage, he makes preparations to commit it. In third stage, when the culprit takes deliberate overt step to commit the offense. Such overt steps or act in order to be criminal need not be the penultimate act towards the commission of the offense. It is sufficient if such act or acts are deliberately done and manifest a clear intention to commit the offense aimed, being reasonably proximate to the consummation of the offenses. Also keep the distinction between preparation and attempt in mind. Attempt begins where the preparation ends. In sum, a person commits the offense of attempt to commit a particular offense when first he intends to commit that particular offense, second, having made preparations and with the intention to commit the offense, does any act towards its commission. Such an act need not be the penultimate act towards the commission of the offense, but must be an act during the course of committing that offense. ये जो प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा का पूरा लॉ जो अटेम्प्ट को लेके समराइज कर रहे हैं, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल्स अपने आप में बहुत शॉर्ट होते हैं बट दे आर कॉम्प्लेक्स एंड नुआंस्ड. तो अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है तो मेयरली गिविंग यू प्रिंसिपल्स विल नॉट डू. इस प्रिंसिपल्स का स्कोप समझाना आपको बहुत ज़रूरी है. तो पहली बात, ये जो प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि पहली बात, जहाँ पे प्रिपरेशन ख़त्म होता है वहाँ पे अटेम्प्ट शुरू होता है. और अटेम्प्ट में पनिशेबल होने के लिए पेनल्टीमेट एक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी एक्ट जो ये सफिशिएंटली दिखा पाए कि अक्यूज्ड का इंटेंशन ऑफेंस कमिट करने का है, चाहे वो ओवर्ट एक्ट हो चाहे वो कोवर्ट एक्ट हो, और वो
ऑफेंस से रीजनेबली कनेक्टेड है और नियर है, it is reasonably proximate to the consummation of the offense, then in that situation it can be called an attempt and it can be punishable as such. ठीक है, तो पहले एक इलस्ट्रेशन सुनिए बस स्कोप जानने के लिए. अभी हम लोग सेक्शन पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं डील करेंगे. अभी मैं बस आपको इलस्ट्रेशन के बेसिस पे सिर्फ स्कोप समझाना चाहता हूँ. अब ए है, ही वॉक्स टुवर्ड्स द शॉप ऑफ बी विद अ क्लियर इंटेंशन इन हिज माइंड टू लूट इट. उसके दिमाग में पूरा इंटेंशन है कि अब वो बी की शॉप को आज लूटेगा, पर एट द लास्ट मिनट ही चेंजेस हिज माइंड. लास्ट मिनट पे वो अपना दिमाग चेंज कर लेता है. अब ये अटेम्प्ट नहीं है, आपको पता होगा, पर जब वो शॉप के अंदर जाए और कोई चीज़ लूट करने की कोशिश करे या लूट ले और उसके बाद अचानक उसे पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दे और फिर वो जो भी चीज़ें उसने लूटी है वहीं छोड़ के भाग जाए, तो लूट तो उसने पूरी कमिट नहीं की और वो चीज़ वहीं पे छोड़ के भाग गया जैसे इसने पुलिस सायरन सुना. तो क्या अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे अटेम्प्ट कमिट हो गया. ऑलराइट, यहाँ पे अटेम्प्ट कमिट हो गया. दिस इज़ फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड. बट नाउ लेट मी गिव यू अनदर इलस्ट्रेशन. ए के पास फेक करेंसी नोट्स हैं, ठीक है. वो क्या सोचता है कि आज मैं बी को फॉल्स करेंसी नोट्स दे के उससे कुछ सामान खरीद लूँगा. तो वो अपनी जेब में फेक करेंसी नोट रखता है अलॉन्ग विथ रियल करेंसी नोट. उसकी जेब में रियल करेंसी नोट भी मिक्सड है, फेक करेंसी नोट भी मिक्सड है, पर उसका इंटेंशन क्या है? फेक करेंसी नोट देने का. तो बी की शॉप पे जाता है और उसका क्लियर इंटेंशन होता है टू डिसीव बी बाय पासिंग अ फेक करेंसी नोट. बट मिस्टेक की वजह से वो बी को रियल करेंसी नोट दे देता है इंस्टेड ऑफ अ फेक वन. तो यहाँ पे क्या वो लाइबल है फॉर एन अटेम्प्ट? नहीं, इज़ नॉट लाइबल फॉर एन अटेम्प्ट, बिकॉज सुपरवीनिंग एक्ट्स ने उससे एक लॉफुल एक्ट कमिट करवा दी. तो वो क्योंकि अटेम्प्ट है ही नहीं, क्योंकि वो ऑफेंस नहीं है, इसलिए वो अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा. इवन दो ही हैड द इंटेंशन टू पास फेक करेंसी नोट. अगर वो फेक करेंसी नोट देने वाला होता और कोई पुलिस पार्टी उसे पकड़ लेती उसी वक्त, then in that situation one person can say yes he has committed an attempt even though B ने शायद वो नोट लिया ना हो या सामान एक्सचेंज ना किया हो. ऐसे में अगर पुलिस उसको पहले पकड़ लेती कि इसके पास फेक करेंसी नोट हैं और ये आपको डिसीव करना चाहता है और ये इंटेंशन कई मटेरियल से दिख रहा है, तो हो सकता है अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल हो जाए. लेकिन गलती से फेक करेंसी नोट देने की बजाय उसने रियल करेंसी नोट दे दिया, तो क्योंकि अल्टीमेट एक्ट ही ऑफेंस ना होती तो फिर उसका अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है. ऑलराइट, क्योंकि आप जब असली पैसा किसी को देंगे और उसके बदले में सामान खरीदेंगे तो ऑफेंस नहीं है. हालांकि ए चाहता था कि मैं फेक पैसे से सामान खरीद लूँ, है ना. तो वो इंटेंड क्या करता था वो तो बात अलग है, पर एक्ट जो कमिट हुई वो थी लॉफुल, वो कोई ऑफेंस नहीं था. तो यहाँ पे इसको अटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा. ये एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा. सिमिलरली एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देता हूँ. एक मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका काम है हॉस्पिटल को मिल्क सप्लाई करना, ठीक है. वो हॉस्पिटल के कंपाउंड में सड़े हुए स्टेल मिल्क के साथ पकड़ा जाता है, लेट अस सपोज. एंड फिर कुछ अथॉरिटी सोचती हैं कि इसको देखते हैं कि कर क्या रहा है. तो व्हाट दे फाइंड इज़ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे काउज आर अबाउट टू बी मिल्क्ड, और उसका मिल्क कैन जो वो लेके आ रहा है, जो अथॉरिटी सोचती हैं वो फेक वो स्टेल मिल्क का है, वो सिमिलर है उसी कैन से जिससे काउज आर मिल्क्ड. तो ऐसे में अगर अथॉरिटीज़ उसको पकड़ लेती हैं कि ये तो स्टेल मिल्क लेके आ रहा है, तो यहाँ पे भी अटेम्प्ट नहीं है, यहाँ पे प्रिपरेशन है. क्योंकि लास्ट मिनट तक वो अपना दिमाग चेंज कर सकता था. जब देखिए, मान लीजिए एक सस्पिशन है आपको कि कॉन्ट्रैक्टर जो है स्टेल मिल्क सप्लाई कर रहा है, और मान लीजिए 1 गैलन ऑफ स्टेल मिल्क पकड़ा गया हॉस्पिटल के कंपाउंड में, ठीक है. और वो जो मिल्क कैन है जिसमें स्टेल मिल्क रखा है, इट इज़ सिमिलर टू द वन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज़ यूजिंग. आप उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि वो
उस डायरेक्शन में जा रहा है द काउज आर अबाउट टू बी मिल्क, और उसका मिल्क कैन उस स्टेल मिल्क कैन के साथ सिमिलर है, तो ऐसे में अगर आप उसको एप्रीहेंड कर लेते हैं और एक्चुअल में अगर स्टेल मिल्क पाते हैं, देन इट वुड नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट, इट वुड अमाउंट टू प्रिपरेशन। अभी स्टेज अटेम्प्ट करने की नहीं आई है। अगर मान लीजिए इसी केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मिल्क सप्लाई करता है वो वही मिल्क कैन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को दे देता और कहता कि आप यूज़ कर लीजिए, और बाद में क्या कहते हैं पकड़ा जाता, वो यूज़ ना होता और अथॉरिटीज़ पहले ही समझ जाती हैं कि ये स्टेल मिल्क कैन है, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल हो सकता था। बट क्योंकि अटेम्प्ट के पहले प्रिपरेशन की स्टेज होती है, तो ये जो काम अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था कि अभी वो अपने फार्म में जा रहा था और फिर वहाँ पे वो स्टेल मिल्क कैन उठाता है और फिर वहाँ से लेके आ रहा होता है, पर अभी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट्स में नहीं आया है और ना ही उसने किसी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को दिया है या उसको डिसीव करने का अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे केस में अभी ये प्रिपरेशन की स्टेज में था, तो अगर वो वहीं पे अगर पकड़ा गया तो दैट विल अमाउंट टू प्रिपरेशन, दैट विल नॉट अमाउंट टू अटेम्प्ट। ये जो इलस्ट्रेशन है जुडिशियल एग्ज़ाम्स की पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ कि अगर देयर इज़ दिस पर्सन नेम डब्लू, ही वॉक टुवर्ड्स a well and declared his intention that he would jump in it and commit suicide. Then well is 500 meters away. He starts walking towards the direction of the well, and in the meantime he is caught by a person named C, and then he subsequently prosecuted under 309 of the IPC for attempt to commit suicide. क्या ये attempt होगा? The answer is no. Merely walking in that direction will not constitute an attempt. कि वो सिर्फ उस डायरेक्शन में चल रहा था और उसने डिक्लेयर किया कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये अभी अपने में अटैम्प्ट नहीं है। वो वेल के पास पहुँच जाता और लेट अस सपोज वो कोई ऐसी एक्ट करता जो उसको नुकसान करती, ठीक है, मान लो वो जंप करने की कोशिश करता और कोई आदमी बीच में आके उसे पकड़ लेता, तो या जंप करके गिर जाता और सर्वाइव कर जाता, तो आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं 309 ऑफ द IPC में फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। But merely walking in that direction of well after declaring that he is about to kill himself, that would not amount to attempt. वो सिर्फ प्रिपरेशन है, क्योंकि लास्ट मिनट तक जो आपका अक्यूज्ड पर्सन है वो अपना दिमाग चेंज कर सकता है। ऑफेंडर के पास ये मौका होता है कि वो लास्ट मिनट तक अपना जो माइंड है वो चेंज कर ले, दैट ही कैन चेंज हिज माइंड, एंड द लॉ अलाउज हिम अ टाइम फॉर रिपेंटेंस, कि रिपेंट कर लो ऑफेंस कमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार आपने एक थिन लाइन क्रॉस की प्रिपरेशन के बाद जो अटेम्प्ट में फॉल करती है तो आप भाई लाइबल हो जाओगे। तो लॉ प्रिपरेशन तक जनरली ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो प्रिपरेशन को भी पनिश कर देते हैं, वो दोज आर स्पेसिफिकली ऑफेंसेस लाइक 122 ऑफ द IPC, जहाँ पे कलेक्टिंग आर्म्स विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर और प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन टू कमिट वॉर अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी सिचुएशन में जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको प्रिपरेशन के लिए ही पनिश कर सकती हैं, और IPC प्रेस्क्राइब करती है अंडर 122 ऑफ द IPC कि इफ़ अ पर्सन एक्चुअली प्रिपेयर्स टू कमिट वॉर ऑन इंडिया ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में आप उसको प्रिपरेशन स्टेज में ही पकड़ सकते हो और प्रिपरेशन स्टेज पे ही पनिश करवा सकते हो। पर वो बातें अलग है, वो एक्सेप्शन है, वो नॉर्म नहीं है। नॉर्म ये है कि प्रिपरेशन तक लॉ एक ऑफेंडर को मौका देता है कि अभी भी मौका है, आप पीछे हट जाओ ऑफेंस कमिट करने से। प्रिपरेशन की स्टेज पे अभी भी आपके पास टाइम है, आप पीछे हट जाओ। तो अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो बी को मारना चाहता है, उसके लिए अपने घर पे रिवॉल्वर ख़रीदता है, रिवॉल्वर को लोड करता है और सोचता है एक दिन मैं बी को मार दूंगा, तो अभी वो दिन आया नहीं है, हालांकि उस पर्सन का पूरा इंटेंशन है बी को मारने का, तो अभी तक लॉ मौका दे रहा है कि अभी आप पीछे हटे हो तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। पर सडनली अगर वो एक दिन आ जाता है और बी पे गोली चला देता है, गोली मिस कर जाती है, अब वो अटेम्प्ट के लिए लायबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन तक, जब तक वो बहुत ही एक्सेप्शनल ऑफेंस ना हो जैसे 122 ऑफ द IPC, तब तक लॉ एक मौका देता है रिपेंटेंस का कि रिपेंट कर जाओ, कोई ऑफेंस वो कमिट ना करना, ठीक है।
तो ये इलस्ट्रेशन था। प्राइमरली हम लोग स्पेसिफिक ऑफेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे, क्योंकि 309 के थोड़े नुआंसेस हैं। अब 309 का नुआंस ये है कि ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिया, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसे कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि जो अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 नोटिफाई की है ना हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसने 309 को क्या कहते हैं ऑफेंस नहीं बनाया है। 309 आईपीसी दैट इज़ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, उस केसेस में सीवियर स्ट्रेस मानी जाती है और ऐसे पर्सन को रिहेबिलिटेट किया जाता है, ना कि पेनलाइज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सो अभी जो मैंने W वाला इलस्ट्रेशन आपको दिया ना, वो थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। जो W जो चलता है रास्ते में सुसाइड करने के इंटेंशन से और सोचता है कि मैं जंप कर लूँगा, या जंप कर भी जाता है पर बच जाता है, ऐसे में उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकली उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सीवियर स्ट्रेस मान ली जाएगी उसके दिमाग में एंड ही नीड्स काउंसलिंग। पर थियोरेटिकल इलस्ट्रेशन के पर्पस से ये 309 का आईपीसी का एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। कई ऑथर्स बुक के यूज़ करते हैं, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने आपको बता दी। आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड कमिट करता है तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक स्टेप ये है कि लॉ जनरली ऑफेंडर को मौका देता है कि प्रिपरेशन तक आप रिपेंट कर लो, ऑफेंस मत कमिट करो। जब प्रिपरेशन की स्टेज क्रॉस होकर अटेम्प्ट में आ जाती है तो लॉ पेनलाइज करता है, ठीक है। इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जब ऑफेंस कमिट हो जाता है तो लॉ फुल इफेक्ट में पनिश करता है। अगर ऑफेंस लेटर सपोज मर्डर का है तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए आदमी पनिशेबल हो सकता है, पर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ये देखना है कि अटेम्प्ट भी पनिशेबल है और एक्टस रियस जो फाइनल एक्ट है वो भी पनिशेबल है। सिर्फ प्रिपरेशन तक जनरली लॉ गिव्स यू अ टाइम टू रिपेंट। कुछ केस हैं, स्पेशल केसेस जैसे 122 ऑफ द आईपीसी जहाँ पे प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, बट दैट इज़ नॉट द नॉर्म, दैट इज़ जनरलिटी, दैट इज़ एक्सेप्शनैलिटी। वो एक्सेप्शनल प्रोविज़न है, वो जनरल प्रोविज़न नहीं है कि हर केस में आप देखेंगे प्रिपरेशन आपका पनिशेबल। जैसे प्रिपरेशन टू कमिट डकैती ये पनिशेबल है, प्रिपरेशन टू वेज वॉर ऑन इंडिया ये पनिशेबल है, बट प्रिपरेशन टू मर्डर ये पनिशेबल नहीं है, ठीक है। या प्रिपरेशन टू कमिट थेफ्ट ये पनिशेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है प्राइमरली कि जब प्रिपरेशन की स्टेज क्रॉस होती है तब लॉ पेनलाइज करना शुरू करता है। और उसका प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि अटेम्प्ट इसलिए पेनलाइज होता है कि यहाँ आप सॉलिड फैक्ट्स के थ्रू लॉ जान सकता है कि ऑफेंडर का इंटेंशन क्या है, क्योंकि जब तक इंटेंशन माइंड में है तब तक कोई नहीं बता सकता कि क्या इंटेंशन एक आदमी के दिमाग में। लेकिन जैसे ही एक्ट कमिट होती है वो रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करती है ओवर्टली, तब लॉ जो है स्पेसिफिकली जान सकता है कि पर्सन का इंटेंशन क्या है। दैट इज़ व्हाई अटेम्प्ट इज पनिशेबल। So now we'll read section 511 of the IPC. It says punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment. Whoever attempts to commit offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or cause such offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of offense shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, ये लाइन मार्क कर लीजिएगा, shall where no express provision is made by this code for punishment of such attempt, be punished with imprisonment for any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life. आपको पता है imprisonment for life के fractions कैसे calculate होते हैं? It is read with section 57 of the IPC. Or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as provided for the offense. तो generally आप किसी भी ऑफेंस का हाफ दे सकते हैं, जो अगर सब्सटैंशिव ऑफेंस कमिट हो जाता
तो उसके लिए मैक्सिमम सज़ा क्या लेजिस्लेचर ने डिसाइड की है। लेट अस सपोज मैक्सिमम सज़ा लेजिस्लेचर ने किसी ऑफेंस के लिए 10 साल रखी है, पर उसका सिर्फ अटेम्प्ट हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ जज 10 की जगह 5 साल दे सकते हैं, ठीक है। फाइन आप पूरा दे सकते हैं, यू हैव द कंप्लीट पावर टू इम्पोज फाइन। फाइन पे कोई आधा या क्वार्टर की लिमिट नहीं लगाई है। लेजिस्लेचर ने बस कहा है कि जो सेंटेंस जो इम्प्रिजनमेंट का होगा आपको उसका हाफ देना है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैं सेंटेंसिंग का लेक्चर डील कर रहा था। रिमेंबर दैट, यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन 57। अब एक इलस्ट्रेशन है इसका। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्यूल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स that there is no jewels in it. He has done an act towards commission of theft and is guilty under this section. ठीक है। बी इलस्ट्रेशन कहता है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जी बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जीज पॉकेट. A fails in the attempt in consequence of Z having nothing in the pocket. A is guilty under this section. अच्छा, बी इलस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा एक नुआंस बताता हूँ। देखिए, जब क्रिमिनल ट्रायल होगा तो थीफ क्या ग्राउंड ले सकता है। थीफ ये बोलेगा कि देखिए, मैंने जो ऑफेंस कमिट किया है वो ऑफेंस नहीं है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोसिक्यूशन जो लॉन्च कर रहा है, जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट की जेब में हाथ डाला है। भले ही मैंने इंटेंशन टू थेफ्ट के लिए डाला था, लेकिन आप ये भी तो देखिए उसकी जेब में कोई पैसा ही नहीं था, और अगर पैसा नहीं था तो मैं अल्टीमेट ऑफेंस दैट इज थेफ्ट वही कमिट नहीं कर सकता था, और अगर मैं अल्टीमेट ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता था तो पेन अल्टीमेट ऑफेंस दैट इज द अटेम्प्ट, उसकी तो बात ही कहाँ से आ जाती है। अटेम्प्ट की बात कहाँ से आ जाती है जब मैं अल्टीमेट ऑफेंस ही कमिट नहीं कर सकता। इस पे कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी है। रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी ये है कि जो कंप्लेनेंट की जेब में पैसा नहीं था, ये तो ऐसे सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस थे जो आपके कंट्रोल से बाहर थे। दीज सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड योर कंट्रोल। जनरली अगर उसकी जेब में पैसा होता तो आप चुरा लेते। सो दिस वॉज द केस ऑफ रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी, और आप अटेम्प्ट के लिए लायबल होंगे। मैं रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी पे अटेम्प्ट नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेटिव उसका भी मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। इस इलस्ट्रेशन का स्कोप ये है कि जो चोर है वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि उसकी जेब में पैसा नहीं था तो मैं तो ऑफेंस ही कमिट नहीं कर सकता था। कोर्ट हमेशा ये बोल देगा कि देखिए, आप अटेम्प्ट के लिए इसलिए लायबल हैं क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंस कैरी आउट हुए ये आपकी नॉलेज के बाहर थे। अगर उसकी जेब में पैसा होता तो आप थेफ्ट करने में सक्सीड कर जाते। आपने जब उसकी जेब में हाथ डाला दिस इंटेंशन टू स्टील, उससे आपका इंटेंशन रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट इंटेंशन यू हैड। और ये जो केस है ये रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है। आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि आप थेफ्ट का ऑफेंस कभी भी कमिट ना कर पाते, पर ये रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी का केस है। रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी मीनिंग कि ये जो एक्ट इम्पॉसिबल हुई है ये जनरली इम्पॉसिबल नहीं है। ये हो सकती थी कि ये कमिट हो जाता, ये हो सकता था कि ये कमिट हो जाता, इसलिए क्योंकि जनरली लोग अपनी जेब में पैसा रखते हैं। वो तो ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कंप्लेनेंट की जेब में पैसा नहीं था, ये आपको थोड़ी ना पता था। आपने तो इस इंटेंशन से उसकी जेब में हाथ डाला कि आप पैसा निकाल पाएँ, तो ऐसे केस में यू आर लायबल। नाउ व्हाट इज़ द केस ऑफ एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी? एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ। कि अगर मान लीजिए कोई आदमी ये बोले कि मैं काला जादू करके बी को मरवा दूंगा, मैं काला जादू करूंगा और बी को मरवा दूंगा। लेट अस सपोज ही अरेंजेस फॉर तांत्रिक, और उसका पूरा इंटेंशन है बी को मारने का इंटेंशन है, पर वो काला जादू करता है, वो सारी चीज़ें करता है, तो कोर्ट इस केस को एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी मानेगा। हालांकि अगर मान लीजिए कल को कंप्लेनेंट ने प्रोसिक्यूट कर दिया कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र करवाया है, एंड इन दैट केस ही शुड बी पनिशेबल अंडर 307 ऑफ द IPC। कोर्ट सिंपली इतना बोलेगा कि देखिए, ये जो एक्ट है ना, ये इनहेरेंटली यूजलेस और इम्पॉसिबल एक्ट है।
रैशनल वर्ल्ड में क्या कोई तंत्र मंत्र या झाड़ फूंक से कोई मरता है क्या? तो अगर वो मरता नहीं है तो अटेम्प्ट कैसे हो सकता है? ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एक्ट है। तो इस केस में अटेम्प्ट के लिए जो अक्यूज पर्सन है वो पनिश नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये केस एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी का है, रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी का नहीं है। तो ये जो दो इलस्ट्रेशन मैंने दिए ना, ये आप थोड़ा इस पर सोचिएगा कि जो थीफ है, जब थीफ ने जेब में हाथ डाला तो जनरली आप और मैं अपना पैसा जेब में रखते हैं। तो क्योंकि सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि भाई हमने मान लीजिए उस जेब में पैसा ना रखा उस दिन, तो वो तो ऑफेंडर के कंट्रोल से बाहर थे, थीफ के कंट्रोल से बाहर थे। तो ऐसे में रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये भाई साहब पनिश हो जाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लीजिए आदमी बोले कि मैं तंत्र मंत्र से किसी को मरवा दूंगा, या मैं तंत्र से किसी के घर से ऑब्जेक्ट गायब करवा दूंगा, और उसके लिए वो हवन या लेट अस सपोज वो वर्सेस पढ़ रहे हैं या झाड़ फूक कर रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं ऑफेंस कमिट नहीं होता, क्योंकि जुडिशरी रैशनली चलती है, वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती। वो सीधे बोल देगी द एक्ट इज़ इनहेरेंटली यूजलेस, इनहेरेंटली इम्पॉसिबल। और अगर इनहेरेंटली इम्पॉसिबल है एंड एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, तो ऐसे केस में मेन ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता, तो इसका अटेम्प्ट भी नहीं हो सकता। द एक्ट इज़ इनहेरेंटली यूजलेस। वैसे ही अगर आदमी बोले कि मैं किसी की शैडो को कंट्रोल में कर लूँगा और उस शैडो को मैं मार दूंगा तो मेन आदमी मर जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो अगर ऐसा आदमी करता है, झाड़ फूक मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के लिए करता है कि मैं शैडो कंट्रोल में ले लूँ, अब कंप्लेनेंट है वो भी इन सब चीज़ों को मानता है, वो कोर्ट में कंप्लेंट कर देता है कि ये आदमी मेरी शैडो को कंट्रोल करना चाहता है एंड थ्रू दैट वो मुझे मारना चाहता है, तो आप इसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सजा दो। तो कोर्ट सिंपली कह देगा द एक्ट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, इनहेरेंटली यूजलेस। इन दिस सिचुएशन जो ऑफेंडर है ही इज़ नॉट लाइबल फॉर 307 और ही इज़ नॉट लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। तो यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो मेन एक्ट है, जिस मेथड से वो काम कर रहा है, वो बाय इटसेल्फ एंश्योर्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द अल्टीमेट एक्ट, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वाई डिड आई कॉल इलस्ट्रेशन बी अंडर 511 रिलेटिव the case of relative impossibility, and why when I gave you the illustration of black magic I called it absolutely impossible, absolute impossibility। वो इसलिए क्योंकि जो कैलकाटा हाई कोर्ट है और प्राइवी काउंसिल है, उन्होंने यही एक्सप्रेशन यूज़ किया है, ठीक है। असगर अली वर्सेस एम्परर पे ये पॉइंट हेल्ड हुआ था, वो खैर आगे डिस्कशन में हम लोग डील करेंगे, पर मेन अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इलस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। अब सेंटेंसिंग पॉलिसी आपको समझ में आ गई कि आप मैक्सिमम सेंटेंस का आधा दे सकते हैं, फ़ाइन पूरा दे सकते हैं। अक्सर लोग फ़ाइन का पार्ट भूल जाते हैं, तो फ़ाइन याद रखिएगा, फ़ाइन में आधा या क्वार्टर की बात नहीं है, फ़ाइन पूरा का पूरा दिया जा सकता है, ऑलराइट। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है, यू विल कैलकुलेट विथ सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी। अब तीन केस लॉ का प्रिंसिपल सुनिए। एक केस है क्वीन वर्सेस रामशरण चौबे। इसमें हेल्ड किया गया था to constitute the offence of attempt under section 511 there must be an act done with the intention of committing the offence, and for the purpose of committing the offence it must be done in attempting the commission of offence। तो मेन एक्ट का कमीशन पॉसिबल होना चाहिए, और अगर आपने जो अटेम्प्ट किया है इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द अल्टीमेट ऑफेंस, तो आप लाइबल हैं। सिमिलरली रेज वर्सेस ईगल्टन का केस है, mere intention to commit a criminal act or a misdemeanor is not punishable। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक इंटेंशन आपके दिमाग में है और वो इंटेंशन पे आपने एक्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तब तक पनिशेबल नहीं है। तो इंटेंशन बाय इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल, सम एक्ट इज रिक्वायर्ड, एंड द ऑनरेबल जजेस सेड वी डू नॉट think that all acts towards committing a misdemeanor are indictable। indictable का मतलब है punishable। acts remotely leading towards the commission of offence are not to be considered as attempts to commit, but acts immediately connected with are। So the judges are saying that if the act is too remote, it's too distant from the main offense which the offender might want to commit, then in that situation
दैट इज नॉट पनिशेबल, वो प्रिपरेशन के रेलम में. बट इफ द एक्ट इज सफिशिएंटली नियर टू द ऑफेंस, then in that situation the court can hold that in the present set of facts, or whatever the facts or circumstances that has been produced before the courts. In those situations the court is entitled to hold that the act or the attempt that the accused person has committed is so sufficiently near to the main offense that it shows his intention that he intends to commit the ultimate offense, and in that case it would amount to attempt and such person will be punishable. But एक caution आपको बता देता हूँ, the test of last possible act disapprove किया गया है. As a general principle, the test of last possible act before the achievement of the end would be entirely unacceptable. ये सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली होल्ड कर दिया है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब में. बिकॉज अगर उस प्रिंसिपल को हम लोग सही माने, इफ दैट प्रिंसिपल इज करेक्ट, देन अ पर्सन who actually fired his gun at another and he is about to, let us suppose, pull the trigger, but is prevented from doing so by the intervention of someone or something, then he cannot be convicted of attempt to murder. So let us suppose before firing from a gun, if a particular person who has merely cocked his gun, होता है ना कि आप पहले उसका पीछे का लेवर पुल डाउन करते हैं पुरानी पिक्चरों की तरह. अब लेटेस्ट आर्म्स में ऐसा नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज फॉर द ड्रामेटिक इफेक्ट, आप उसका लेवर जो पीछे होता है रिवॉल्वर के, उसको पुल डाउन कर रहे हैं, उसको कहते हैं कॉकिंग द गन. एंड लेट अस सपोज अक्यूज्ड इज मेरली कॉक द गन एंड इज अबाउट टू पुल द ट्रिगर बस चलाने ही वाला है, तभी बीच में कोई आ जाता है, उससे गन छीन लेता है. या लेट अस सपोज ड्यू टू सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेज, जो जिसको वो गोली चलाना चाह रहा है वो एकदम से गायब हो जाता है. ऐसे में पुलिस वाले देख लेते हैं, कह रहे हैं तो उस पर गोली चलाने वाला है, उसे पकड़ लेते हैं. तो क्या आप उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिश नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लास्ट पॉसिबल एक्ट है, इसका जो टेस्ट है वो डिसअप्रूव किया है. व्हाट इज़ द लास्ट पॉसिबल एक्ट बिफोर द अचीवमेंट ऑफ द एंड? ये वैसी एक्ट्स मानी जाती हैं कि जब वो आखिरी एक्ट कमिट हो जाती है, तो अगर वो एक्ट सक्सेसफुल होती तो वो ऑफेंस बन जाती. ठीक है, मतलब ऑफेंस इन द सेंस अल्टीमेट ऑफेंस जो अक्यूज्ड कमिट करना चाहता है. लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन. अगर मान लीजिए ए बी को गोली मारना चाह रहा है, तो अगर वो गोली बी को पॉइंट करता है और फिर गोली चला देता है, तो अगर गोली लग जाएगी तो बी का मर्डर हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया. लेकिन अगर मान लीजिए वो गोली चलाता है और गोली बी को नहीं लगती, इधर उधर चली जाती है और बी किसी तरीके से बच के निकल जाता है, तो ए को आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट करेंगे. ये समझना आसान है. बट सिमिलरली एक तीसरी सिचुएशन समझिए कि अगर लास्ट पॉसिबल एक्ट बिफोर द अचीवमेंट ऑफ द एंड का टेस्ट मैंडेटरी होता और यही पॉइंट इंडिया में फॉलो हो रहा होता, तो होता क्या कि जब तक ए ने बी पे गन पॉइंट करके रखी है तब तक वो अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा. जब वो गोली चलाएगा तब वो अटेम्प्ट है. नाउ दिस इज़ नॉट द करेक्ट लॉ. करेक्ट लॉ इज़ दिस कि मान लीजिए कि ए ने बी पे गोली तानी और तभी अचानक सी आ गया, सी ने ए को धक्का दे दिया और लेट अस सपोज रिवॉल्वर उसके ए के हाथ से छूट गई और बी भाग गया. सी ने ए को एप्रीहेंड कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. एंड में वो प्रोसिक्यूट हुए 307 के लिए और वो ये डिफेंस ले रहे हैं कि मैंने लास्ट एक्ट तो की ही नहीं, मैंने तो गोली चलाई ही नहीं. अगर गोली चला देता और वो बी को लग जाती, तो ऐसे केस में अगर बी बच जाता तो आप मुझे 307 के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते थे, पर मैंने तो गोली चलाई नहीं. जजेस बोलेंगे कि हम पेनल्टीमेट एक्ट का टेस्ट है ना, द लास्ट पॉसिबल एक्ट बिफोर द अचीवमेंट ऑफ द एंड, ये इंडिया में फॉलो नहीं होता. इंडिया में क्या टेस्ट फॉलो होता है कि कोई भी ओवर्ट एक्ट जो इस मैनर में कमिट की गई है कि विच इज सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट टू द कंज्यूमेशन ऑफ द ऑफेंस, वो अटेम्प्ट कहलाएगा. तो जब आपने गन पॉइंट की, दिस एक्ट वॉज सफिशिएंटली प्रॉक्सिमेट टू द कंज्यूमेशन ऑफ द ऑफेंस. ये काफ़ी नियर थी, पास में थी, और क्योंकि वो दिस एक्ट वॉज सो नियर
हम आराम से आपकी ओवर टैक्स से आपका इंटेंशन डिराइव कर सकते हैं कि यू इंटेंडेड टू कमिट द ऑफेंस एंड यू आर लायबल फॉर अटेम्प्ट. ठीक है, इवन दो द अल्टीमेट एक्ट वॉज नॉट कमिटेड, इवन दो द पेन अल्टीमेट एक्ट वॉज ऑल्सो नॉट कमिटेड. अल्टीमेट एक्ट तो मर्डर होता है इस केस में, पेन अल्टीमेट एक्ट होता है गोली चलाना, पर गोली भी नहीं चला पाए. यहाँ पे तो सी ने इंटरवीन कर दिया. तो क्योंकि सी ने सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस बन गया, सी अचानक से वहाँ पे आके इंटरवीन कर जाता है. दीज सर्कमस्टेंसेस आर एंटायरली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए. तो ऐसी सिचुएशन में ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि लास्ट एक्ट होनी चाहिए या लास्ट पेन अल्टीमेट एक्ट होनी चाहिए. इंडिया में फॉलो होता है रीजनेबली प्रॉक्सिमेट टेस्ट, एंड रीजनेबली प्रॉक्सिमेट किसके पास? टू द कंज्यूमेशन ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं, ये यूज़ करना ज़रूरी है. तो एक बार केनी ने इन आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में बताया था कि अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट विच अ पर्सन डज टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द कंज्यूमेशन ऑफ द ऑफेंस बीइंग हिंडर्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल. इससे डिसएग्री कर गया था सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लास्ट प्रॉक्सिमेट एक्ट होना ज़रूरी नहीं है, वो रीजनेबली प्रॉक्सिमेट होना ज़रूरी है. तो लास्ट को हटा के रीजनेबली प्रॉक्सिमेट एक्ट कर दीजिए टू द कंज्यूमेशन ऑफ ऑफेंस, एंड दैट इज़ द लॉ दैट इज़ इन इंडिया. इंडिया में ऐसे ही फॉलो होता है. ठीक है, अभी और इलस्ट्रेशन होंगे, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी. एक केस का इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूँ, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में क्या हुआ, जो अपेलेंट था अभयनंद मिश्रा, उसने पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एमए के एग्जामिनेशंस के लिए, और उसने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे पटना यूनिवर्सिटी में वो सारे फॉर्ज थे. उन फॉर्ज सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको एडमिट कार्ड दे दिया गया था. तो वो जो मेन ऑफेंस कमिट करना चाहता था, वो जो एग्ज़ाम देना चाहता था और एक फेक डिग्री लेना चाहता था ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि जो सर्टिफिकेट्स और जो उसने चीज़ें अटैच की हैं वो सारे बोगस हैं, और जो एप्लीकेशंस हैं ये फॉर्ज्ड हैं उसकी. तो उसको ऑफेंस कमिट करने से पहले ही पकड़ लिया. अब जब ऑफेंस कमिट करने से उसे पहले ही पकड़ लिया गया तो उसने 2 पॉइंट लिए थे. पहला पॉइंट तो ये लिया था, ये अटेम्प्ट टू चीट है. ठीक है, ये मैंने चीटिंग तो एक्चुअली कमिट नहीं की, ये तो अटेम्प्ट टू चीट था. और दूसरा पॉइंट ये कि ये अटेम्प्ट टू चीट भी नहीं हो सकता. पहले ये बोलता है कि अटेम्प्ट टू चीट हो सकता है, फिर एंड में बोलता है कि अटेम्प्ट टू चीट भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो मेन ऑफेंस है उस पर एक्ट ही नहीं कर पाया. वो उतना सफिशिएंटली मैं जो ऑफेंस कमिट करना चाहता था, दैट वाज नॉट द लास्ट अल्टीमेट एक्ट जिससे मेन ऑफेंस कमिट हो जाता, दैट इज़ फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंटेंशन स्ट्राइक डाउन कर दिए. और बोलता है सुप्रीम कोर्ट, हाँ एक थर्ड कंटेंशन भी इसमें था कि जो एडमिट कार्ड है वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता, या उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडमिट कार्ड इज़ अ प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू टू द कैंडिडेट. एक तो ये पॉइंट है, ये चीटिंग के लिए बहुत काम आएगा. अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार चीटिंग पे भी बहुत लीडिंग केस है. सुप्रीम कोर्ट बोलता है देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. Undoubtedly, the culprit first intends to commit the offence, then makes preparation, and third, he attempts the offence. If the attempt succeeds, he has committed the offence. If it fails due to reason beyond his control, he is said to have attempted to commit the offence. Attempt to commit an offence, therefore, can be said to begin when the preparations are complete and the culprit commences to do something with the intention of committing the offence, and which is the step towards the commission of offence. The moment he commences to do an act with the necessary intention, he commits the attempt to commit the offence. इस केस पे ये प्रिंसिपल बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पलटता है और बोलता है कि आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने उस बेसिस पे एक एडमिट कार्ड लिया और आप पे चार्ज क्या लगाया, अटेम्प्ट टू चीट का. आप कह रहे हैं मैं अटेम्प्ट टू चीट के लिए लायबल हूँ ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अटेम्प्ट टू चीट के लिए इसलिए लायबल हैं क्योंकि जब आपने वो एडमिट कार्ड लिया, तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आप तो एक ऐसे सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से पकड़े गए जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड थे. द सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड योर कंट्रोल. The university came to know the truth about your applications and truth about your certificates. You never expected that.
and you obtained an admit card and you went towards the examination hall and were caught, then this defense would not do that you have not actually written the exam or that you are not actually entered the examination hall. These defenses will not do. आपका फ्रॉड, आपका डिसेप्शन जैसे ही पता चला यूनिवर्सिटी को, वैसे ही उसने एक्ट किया. उस डिसेप्शन के थ्रू आपने एक एडमिट कार्ड भी ऑब्टेन कर लिया. एडमिट कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हेल्ड कर चुका है प्रॉपर्टी. तो ऐसे सिचुएशन में आप जो पकड़े गए हैं ना, वो सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से पकड़े गए हैं, क्योंकि अगर आप ना पकड़े जाते तो आप मेन ऑफेंस कमिट कर देते. इन दिस केस ये अटेम्प्ट है और आप लाइबल हैं. अभिनंदन मिश्रा वॉज हेल्ड लाइबल इन दिस केस. सो इन अ नटशेल, Supreme Court said that the preparation was complete when he prepared the application. The moment he dispatched it, he attempted to commit the offence. He just failed to commit the offence because something beyond his control took place. तो ये भाई साहब लाइबल हो गए थे अटेम्प्ट के लिए इस केस में. तो अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब प्राइमरी पोजीशन है जिस पे अटेम्प्ट लॉ बेस है इंडिया में. तो ये दो केसेस आपको हमेशा कोट करने हैं, भले ही आप बाकी केस भूल जाए. एक इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूँ, वो है लोकस टाइम फॉर रिपेंटेंस का. इसको लैटिन में कहते हैं लोकस पोटेंशिए. अब मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े पेक्यूलियर हैं. वो इसलिए पेक्यूलियर हैं क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये जो टेस्ट है जो मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ले डाउन किया गया था, वो उसके स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिए किया गया था. ये क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के आगे के जजमेंट्स में कि मालकियत सिंह का जो टेस्ट है वो मालकियत सिंह के जैसे फैक्ट्स पे ही अप्लाई होगा. वो बाकी कोई जनरल टेस्ट नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में. अब मालकियत सिंह के फैक्ट्स में क्या हुआ था? इन दिस केस अ ट्रक वॉज लोडेड विथ पैडी. जो पैडी होती है वो राइस प्लांट करने के लिए यूज़ की जाती है, वही बाद में हस्क प्रोड्यूस करती है जिससे राइस बनता है. तो वो पैडी की फसल लेके जा रहा था और वो जो पैडी थी ही हैज़ टू लैंड दैट इन दिल्ली. और दिल्ली जाने से पहले इट वॉज इंटरसेप्टेड. दिल्ली से कुछ 40 किलोमीटर दूर वो पकड़ लिए गए थे. और एक्चुअली था कि पंजाब पैडी ऑर्डर पास हुआ था जो प्रोहिबिट करता है एक्सपोर्ट ऑफ पैडी. तो जब ये पकड़ लिए गए थे फॉर violating of पंजाब पैडी ऑर्डर, इन दैट सिचुएशन इन्होंने कंटेंशन लिया कि मेरी एक्ट तो प्रिपरेशन थी, मेरी एक्ट अटेम्प्ट नहीं थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एक्ट ऑफ द अपेलेंट्स कंस्टिट्यूटेड एन अटेम्प्ट और प्रिपरेशन इज whether the overt acts already done are such that if the offender changes his mind and does not proceed further in its progress, the acts already done would be completely harmless. In the present case, it is quite possible that the appellants may have been warned that they had no license to carry the paddy and they may have changed their mind at any place between Samalkha barrier and Delhi Punjab boundary and not proceeded their journey further. तो ये एक इलस्ट्रेशन है जो उस थ्योरी को फॉलो करता है, टाइम ऑफ रिपेंटेंस, लोकस पोटेंशियल. तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि देखिए वो दिल्ली की बाउंड्री से 40 किलोमीटर दूर थे, दिल्ली एक्सपोर्ट करने वाले थे आपके हिसाब से, लाइसेंस उनके पास था नहीं, इट वाज इन वायलेशन ऑफ पंजाब पैडी एक्सपोर्ट ऑर्डर. तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि वो 40 किलोमीटर दूर थे तो हो सकता है उनको पहले पता चल जाता कि जो पैडी है उसको एक्सपोर्ट करने का उनके पास लाइसेंस नहीं है और वो हो सकता है लायबल हो जाए. तो ऐसे केस में इस केस के पेक्यूलियर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे हो सकता है इन लोग के पास मौका होता. उन्होंने ओवर्ट एक्ट तो कर दी, ड्राइव कर रहे थे दिल्ली की तरफ और बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूरी पे ये पकड़े गए. पर ऑफेंडर के पास ये मौका था कि अगर वो अपना दिमाग चेंज कर लेता और अपनी जर्नी आगे ना बढ़ाता तो उसकी जो एक्ट्स होती ना वो कम्प्लीटली हार्मलेस होती हैं, क्योंकि अभी उसने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है, पंजाब के बाहर कुछ नहीं ले गया है. तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्ट हैं मालकियत सिंह की, इसको आप अटेम्प्ट नहीं कह सकते, ये प्रिपरेशन है. इस केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. Since in the present case, the accused persons had ample time to change their mind
and not to proceed further, they were held not guilty under section 511. ध्यान रखिएगा, ये बड़े पेक्यूलर फैक्ट्स हैं, क्योंकि जो मोहम्मद याकूब, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का जो जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इसी जजमेंट को रेफर करके क्या बोलता है, मालकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को, वो बोलता है कि द टेस्ट विच इज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी अंडरस्टूड विद द रेफरेंस टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. The offence alleged to be contemplated was so far removed from the completion in the case that the offender had ample time and opportunity to change his mind and to proceed no further, his earlier acts being completely harmless. That was what the court meant, and the reference to the appellants in the sentence where the test is propounded makes it clear that the test is propounded with the reference to the particular facts of the case, and it is not a general rule. Otherwise, in every case when the accused is interrupted at the last minute from completing the offence, he may always say that he was interrupted and he was about to change his mind. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये जो टेस्ट मालकियत सिंह में दिया गया है ये उसके पेक्यूलियर फैक्ट्स के लिए था, ये कोई जनरल टेस्ट नहीं ले डाउन किया है, वरना हर बार जब भी अक्यूज पर्सन पकड़ा जाएगा कोई भी ऑफेंस कमिट करने से पहले, तो हर बार वो यही बोलेगा कि मैं तो अपना माइंड चेंज करने वाला था, मैं तो ऑफेंस कमिट करने ही नहीं वाला था. सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई दिस टेस्ट वॉज डिसएग्रीड विद. पर मालकियत सिंह के फैक्ट उसके पेक्यूलियर केस में एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि वो इतना दूर था कि उसके पास रिपेंटेंस का मौका था. ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो मेन थ्योरी चलती है वो चलती है रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी टेस्ट की, ठीक है, पेनल्टीमेट प्रॉक्सिमिटी की नहीं, reasonable proximity test की. Now let me tell you about the facts of state of Maharashtra versus Mohammad Yaqub. In this case, the prosecution alleged that at the night of the occurrence, the respondents, that is Mohammad Yaqub and his cohorts, carried a truck and a jeep full of silver ingots, some of which were concealed in a shawl, and some other were hidden in sawdust bags from Bombay, and they took these trucks to a lonely creek nearby, एक खाड़ी के पास ले गए, and where the ingots were unloaded near the creek, and the sound of engine of merchandise sea craft from the side of the creek was heard by the custom officials, and therefore they were guilty of attempting to smuggle silver out of India, which was in violation of Foreign Exchange Regulation Act 1947 and Imports and Exports Control Act 1947 and Customs Act 1962. तो हिंदी में आपको बताता हूँ अब कि हुआ क्या, कि प्रोसिक्यूशन बोलता है कि ये लोग सॉडस्ट और शॉल की मदद से इन्होंने अपनी व्हीकल्स में, जीप और ट्रक में बहुत सारे सिल्वर इंगट छुपा के रखे थे, और फिर वो उसी सिल्वर इंगट्स को एक खाड़ी के पास ले गए. वहाँ पे इनकी किसी से होगी डील, वहाँ से एक शिप आई, जैसे ही उन्होंने अनलोड वहाँ पे करके रखा, वहाँ पे शिप आने लगी, तो कस्टम ऑफिसर्स को पता चल गया कि वहाँ पे कोई सी क्राफ्ट आ रहा है, और फिर वो तुरंत क्रीक के पास गए, देखा कि इतनी रात को सी क्राफ्ट उधर क्यों आ रहा है, तो देखा कि वहाँ पे सिल्वर अनलोड किया जा रहा है, तो इन्होंने मोहम्मद याकूब और उनके साथियों को पकड़ लिया. जो मोहम्मद याकूब है उन्होंने बोला कि वो अवेयर नहीं थे कि उनकी ट्रक और जीप में सिल्वर इंगट्स हैं, और उन्होंने बोला कि दे वर ओनली एम्प्लॉयड फॉर ड्राइविंग द जीप एंड द ट्रक टू अनदर डेस्टिनेशन, एंड द पुलिस स्टॉप्ड देम एन रूट एंड हैड ड्रिवन देम टू क्रीक. पुलिस ने उनको रोका और उनको वो क्रीक तक ले गए. ये उनका वर्जन था. सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एन अटेम्प्ट, फर्स्ट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस, सेकेंड some act must have been done which would necessarily have to be done towards the commission of the offence, and third, act must be proximate to the intended result. ये वही reasonable proximity की बात कर रहे हैं. The measure of proximity is not in relation to time and action but in relation to intention. In other words, the act must reveal with reasonable certainty in conjunction with the facts and circumstances, and not necessarily in isolation, an intention as distinguished from mere desire or object to commit a particular offence. Though the act by itself may be merely suggestive or indicative of such intention,
but that it must be indicative or suggestive of the intention. कि मतलब वो जो एक्ट है वो होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे इंटेंशन साफ साफ तौर पे कोर्ट्स को दिख पाए. दैट वही मतलब है मेन उस रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी का. वो इसीलिए प्रॉक्सिमिटी की बात करता है कि एक्ट सफिशिएंटली ऑफेंस के इतने नियर हो कि कोर्ट इंटेंशन डिटरमाइन कर सके. अगर इंटेंशन एक बार उन एक्ट से डिटरमाइन कर सकता है तो अटेम्प्ट मान लेगा. ठीक है. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि फॉर इंस्टेंस इन दिस केस हैड द ट्रक बीन स्टॉप्ड एंड सर्च्ड एट द वेरी कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी को शुरू करने से पहले ही ये लोग पकड़ लिए जाते, तो द डिस्कवरी ऑफ सिल्वर इंगट्स इन द ट्रक माइट एट वर्स्ट लीड टू एन इन्फेरेंस दैट द अक्यूज्ड हैज प्रिपेयर्ड और वर प्रिपेयरिंग टू कमिट द ऑफेंस. तो अगर जर्नी शुरू करने के पहले या जर्नी शुरू करते वक्त ही ये लोग पकड़े जाते तो एट वर्स्ट आप कह सकते थे इन्होंने प्रिपरेशन की. आप ये कह सकते थे कि वो अभी भी प्रिपरेशन की स्टेज में है, अभी उनका इंटेंशन अटेम्प्ट करने का नहीं हुआ है. बट द फैक्ट दैट द ट्रक वॉज ड्रिवन अप टू अ लोनली क्रीक फ्रॉम वेयर द सिल्वर कुड बी ट्रांसफर्ड इन अ सी फेयरिंग वेसल, इट वॉज सजेस्टिव और इंडिकेटिव though not conclusive that the accused wanted to export the silver. It might have been open to the accused to plead that the silver was not to be exported but only to be transported in the course of intercoastal trade, but in the circumstances all this was done in a clandestine manner, छुपा के किया, at the dead of the night. It revealed with reasonable certainty the intention of the accused that the silver was to be exported. तो इस केस में ये सारे सर्कमस्टेंसेस ध्यान में रखते हुए कि रात को किया, क्रीक तक ले गए और फिर वहाँ पे एक शिप भी आई, तो इससे आपका अटेम्प्ट साफ दिख रहा है. आप पकड़े गए बिकॉज ऑफ सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस, वरना आप अपना ऑफेंस कमिट करने में सक्सेसफुल हो जाते. एंड अकॉर्डिंगली मोहम्मद याकूब एंड हिज कोहॉर्ट्स वर हेल्ड लायबल. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन प्रिपरेशन एंड एन अटेम्प्ट. But if the actual transaction or the acts were of such a nature that it would have ended in a crime, if not interrupted, then it is clearly an attempt to commit a crime. Alright? Similarly, keep in mind, if a man thrusts his hand into a pocket of another with an intent to steal, he does an act towards the commission of an offense of stealing. Though unknown to him, pocket is empty. He tries to steal but is frustrated by the fact, namely the emptiness of the pocket, which is in not any way due to any act or omission on his part. He does an act towards commission of an offense of pocket picking by thrusting his hand into the pocket of another with an intent to steal. Similarly, he may fail to steal the watch of another because the latter is too strong for him or because the watch is securely fastened by a guard. Nevertheless, he may be convicted of an attempt to steal. Now I will tell you about case law which relates to impossibility test कि act itself is impossible or useless. ये असगर अली प्रधानिया और स्टेट ऑफ वर्सेस एम्परर का केस है. इट वाज डिसाइडेड ऑन 21 जुलाई 1933. बहुत फेमस केस है ये. तो इस केस में क्या हुआ था कि जो असगर अली थे, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर सेक्शन 312 रेड विद 511, दैट इज़ फॉर कॉजिंग मिसकैरेज के अटेम्प्ट के लिए. तो इनका अफेयर चल रहा था, ही वॉज अ मैरिड मैन, इनका अफेयर चल रहा था एक लेडी से, और उनसे भी इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेंगे. ही इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट इवेंचुअली. शी आस्क्ड हिम टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, पर ये भाई साहब मुकर गए और बोले दैट शी शुड टेक ड्रग्स टू प्रोक्योर मिसकैरेज. एक रात को वो उसके लिए एक रेड लिक्विड लेके आए और पेपर पैकेट लेके आए विच कंटेन्ड अ पाउडर. व्हेन द वुमन टेस्टेड दैट पाउडर शी फाउंड इट वेरी सॉल्टी एंड स्ट्रॉन्ग. शी स्पैट इट आउट. पर वुमन ने लिक्विड नहीं ट्राई किया. फिर एक रात को जो असगर अली हैं फिर आते हैं उसके पास और बोलते हैं कि वो जो पाउडर लिक्विड है वो दोनों ट्राई करो. तो ऐसे केस में जो वुमन है वो मना कर देती है. उसे डर लगता है कि कहीं ये मेरी जान तो नहीं लेने की कोशिश कर रहा है. तो वो पाउडर और लिक्विड कंज्यूम करने से मना कर देती है. जो असगर अली है क्या करता है, ज़बरदस्ती उसका मुंह पकड़ता है और उसके मुंह में वो जो लिक्विड है वो डालने की कोशिश करता है. ऐसे में वो लड़की चिल्ला देती है. जब वो चिल्ला देती है तो नेबर्स, उसके फादर ब्रदर सब आ जाते हैं और असगर अली भाई साहब भाग जाते हैं.
उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो जो पाउडर और लिक्विड वो क्या कहते हैं उसका एग्जामिनेशन होता है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है, पता चलता है कि उसके अंदर है क्या। तो मेडिकल एविडेंस ये आता है कि जो उसके अंदर कॉपर सल्फेट है जिसका कोई डायरेक्ट एक्शन यूट्रस पे नहीं होता और वो हार्मफुल नहीं है अनलेस वो सुपर ह्यूमन क्वांटिटीज़ में लिया जाए, तो वो अबॉर्शन इंड्यूस नहीं करवा सकता बाय इटसेल्फ जितना कि वो उस बॉटल में था। तो ऐसे केस में कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने सारी अथॉरिटीज़ इस पे देखी और उसके बाद इस कंक्लूजन पे आया कि जो एक्ट असगर अली कमिट कर रहे थे वो इनहेरेंटली यूजलेस थी। और ध्यान रखिएगा, असगर अली कोई जनरल प्रपोजिशन नहीं हेल्ड कर रहा है, असगर अली के फैक्ट्स पे एक इम्पॉसिबल टेस्ट अप्लाई होता है वो बता रहा हूँ। ये असगर अली के फैक्ट्स पे ही कन्फाइंड रहता है। और इस पे एक और इससे ही मिलता जुलता एक और केस है जिसमें वो भूत वाला एग्जाम्पल या ब्लैक मैजिक किया जा रहा है उसका एग्जाम्पल था, ठीक है। इस केस में असगर अली में कोर्ट कहता है कि व्हेन ही डिड एन एक्ट, that act was not an act towards commission of an offense of causing a miscarriage, because neither the liquid nor the powder being harmful, they could not have caused a miscarriage. In this case, appellant's failure was not due to a factor or circumstances independent of himself. His act itself was inherently useless, and that is why this act will not be counted as an attempt. उसकी वो जो एक्ट कर रहा था वो खुद ही में यूजलेस थी। वो अपने आप में वो जो पाउडर और वो जो सब्सटेंस था, जो लिक्विड था, वो अपने आप में मिसकैरेज नहीं करवा सकता था। तो इनको जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है फॉर अटेम्प्ट टू कॉजिंग मिसकैरेज, दैट इटसेल्फ इज़ बैड, क्योंकि असगर अली की जो एक्ट थी वो इनहेरेंटली यूजलेस थी एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज अक्विटेड। इनका जजमेंट सेट असाइड कर दिया गया था। इनका जो कन्विक्शन था ट्रायल कोर्ट ने जो किया था वो सेट असाइड कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यह इम्पॉसिबिलिटी के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो इम्पॉसिबिलिटी है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, रिलेटिव नहीं होनी चाहिए। असगर अली ने इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट के लिए एक और अथॉरिटी रेफ़र की थी जिस केस का नाम था एम्प्रेस वर्सेस रूपसीर पनकू। इसमें बोला था कोर्ट ने, if one believes in witchcraft and puts a spell on another or burns his effigy or curses him with an intention of causing him hurt and believes that his actions will have the result, he cannot, in my opinion, be convicted of an attempt to cause hurt, because what he does is not an act towards commission of an offense, but an act towards commission of something which cannot, according to ordinary human experience, result in hurt to another within the meaning of the penal code. His failure to conduct hurt is due to his own act or omission, that is to say, the act was intrinsically useless or defective or inappropriate for the purpose he had in his mind, owing to the undeveloped state of his intelligence or ignorance of the modern science. His failure was due to, broadly speaking, it related to his own volition. Similarly, if a man with an intent to hurt another by administering poison prepares and administers some harmless substance believing it to be poisonous, he cannot be convicted of an attempt to do so. तो एक आदमी दूसरे की गिलास में जहर समझ के चीनी मिला देता है और दूसरा आदमी अगर वो पी लेता है तो एंड में वो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इस जजमेंट से निकल रहा है, ठीक है। ये असगर अली और ये जो रूपसीर पंकू का जो डिक्टम है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये एकेडमिक सर्कल्स में बड़े पॉपुलर सवाल बनाता है। ये इस टाइप की चीज़ें, अगर मान लीजिए ए ने जहर की बजाय गलती से चीनी मिक्स कर दी बी की ड्रिंक में, तो ए कौन से ऑफेंस के लिए लायबल होगा। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर सीधे होगा क्योंकि एक्ट इनहेरेंटली यूजलेस थी, एक्ट इनहेरेंटली इम्पॉसिबल थी। यू विल रेफर इट टू द केस ऑफ रूपसीर पनकू and you can also refer to the case of Asghar Ali Pradhani versus Emperor, and in that case आप हमेशा बोलेंगे कि ऐसे में वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर जो लिक्विड है जो असगर अली में वो जो
अपने पैरामोर को दे रहा था, वो अगर ऐसा होता जो कि मिसकैरेज कॉज करवा सकता, तो ऐसे केस में वो अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाता। या वो ऐसा कोई लिक्विड देता जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट होता जो मिसकैरेज करवा सकता, भले ही लड़की ने पिया हो या ना पिया हो। तो ऐसी सिचुएशंस में मियरली गिविंग दैट सब्सटेंस उसको लायबल करवा देता, क्योंकि वो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी, वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से अराइज की हुई है जो अक्यूज्ड के कंट्रोल के बाहर है। अब लड़की ने पिया ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में ये सर्कमस्टेंस उसके कंट्रोल के बाहर है ना। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति लायबल हो सकता है। जो इम्पॉसिबिलिटी जो मानी गई है वो एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी मानी गई है। अगर ए बी की ड्रिंक में जहर की बजाय चीनी मिला दे, ये सोचे कि ये जहर है, तो ए को आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए या अटेम्प्ट टू पॉइजन बी के लिए आप लायबल नहीं कर सकते। दैट इज़ अंडर 328 और सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी। इन दोनों सेक्शंस के लिए आप लायबल उसको नहीं करवा सकते, क्योंकि जो उसकी एक्ट थी वो इनहेरेंटली यूजलेस थी, और जो फेलियर था उसका वो अब उसके खुद के वोलेशन की वजह से था, उसकी खुद की एक्ट की वजह से था, ना कि कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से। अगर कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस होता तो भाई वो लायबल हो जाते, ठीक है। तो इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। इम्पॉसिबिलिटी ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, रिलेटिव नहीं। तो इंडिया में ये काफ़ी फॉलो होता है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। और इसके सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकली अगर आप कोर्ट्स में जाएंगे तो आपको वही प्रॉक्सिमिटी टेस्ट पे ध्यान रखना है, रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी, और कुछ नहीं चलेगा। या इम्पॉसिबिलिटी जो टेस्ट है वो बहुत रेयरली आता है। रेयरली अगर मान लीजिए कोई इतना बेवकूफ़ आदमी हो जिसने अगर ऐसी हरकत की हो, तब जाके आप इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट इन्वोक कर सकते हैं। पर जनरली आपको रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी टेस्ट प्रैक्टिकली मिलेगा। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट और रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 511 was not only meant to cover the penultimate acts towards the commission of offense, it also covers the acts precedent if those acts are done in the course of an attempt to commit the offense and they were done with an intent to commit it and done towards its commissions, then those acts are also covered. The moment a person takes some step to deceive the person sought to be cheated, या भी cheating की specifically बात कर रहे हैं। The moment a person takes some step to deceive the person sought to be cheated, he has embarked on a course of conduct which is nothing less than an attempt to commit the offence as contemplated by section 511. He does the act with the intention to commit the offence, and the act is a step towards commission of offence. And the court also summarized its view about the construction of 511 and said, a person commits the offence of attempt to commit a particular offence when first he intends to commit that offence, and second, having made preparations with an intent to commit the offence, does an act towards its commission. Such an act need not be the penultimate act towards the commission of the offence, but must be an act during the course of committing that offence. उसको आप proximity, reasonable proximity test भी बोल सकते हैं, reasonable an act which should be reasonably proximate to the ultimate act, ठीक है, ये भी आप उसे बोल सकते हो। तो ये टेस्ट ध्यान में रखिएगा, that having made preparations with the intention to commit the offence does an act towards its commission. Such an act need not be a penultimate act towards the commission of the offence, but must be an act during the course of committing the offence. वो एक simple act होनी चाहिए during the course of commission of the offence. It need not be penultimate act. Penultimate act ही होने की ज़रूरत नहीं, उसके पहले की भी act उसके purview में आ सकती है। अब जैसे मैं आपको कुछ ब्रेन टीजर्स क्वेश्चन देता हूँ। ए जो है वो बी के रूम में घुसता है बी को मारने के लिए, और बी का कोट टंगा हुआ है रूम में अंधेरा है। ए बी के कोट को बी समझ लेता है और कोट पे गोली चला देता है। बी उठ जाता है और उसको ए को पकड़ लेता है। अब ए डिफेंस के दौरान ये पॉइंट उठाता है कि उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि जो उसकी एक्ट थी वो इनहेरेंटली इम्पॉसिबल थी, क्योंकि उसने कोर्ट को गोली मारी और कोर्ट को गोली मारने से बी कभी भी नहीं मर सकता था। तो दिस एक्ट इज़ इनहेरेंटली इम्पॉसिबल,
तो क्या आप इसको डिफेंस दोगे इस बात का? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ ना, ये उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ जो उसके कंट्रोल के बाहर थे। एक तो अंधेरा था, अंधेरे में उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, तो उसने गोली कोर्ट पे ये समझ के चलाई कि वो बी था, और बी उसमें जग गया और उसको पकड़ लिया। तो नाउ इन दिस केस ए इज़ लाइबल फॉर एन अटेम्प्ट। ठीक है, अब दूसरी जगह मैं आपको एक बात बताता हूँ। ए सोचता है कि मैं क्या करता हूँ कि बी की एक गुड़िया बनाता हूँ, और अगर मैं उस गुड़िया को गोली मारूंगा तो बी भी मर जाएगा। तो एक दिन वो काफ़ी कुछ रिचुअल्स करके बी के गुड़िया बनाता है और गुड़िया को गोली मार देता है। बी प्रोसिक्यूट कर देते हैं ए को फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो क्या ऐसे केस में ए लायबल होगा फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर? क्या ये अटेम्प्ट कहलाएगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी है। एक्ट इज़ इनहेरेंटली यूजलेस, ये यूजलेस एक्ट है। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डन विद इन इग्नोरेंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड इग्नोरेंस ऑफ रैशनैलिटी। तो ऐसे केस में व्हाट विल हैपन? इस केस में ये अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। रीज़न हमेशा बताइएगा, बिकॉज द एक्ट इज़ इनहेरेंटली यूजलेस। सिमिलरली अब एक इलस्ट्रेशन कंसिडर करिए कि A intending to murder Z by poison purchases poison and mixes the same with food which remains in A's keeping. Is he guilty of any offense of attempt? अगर मान लीजिए A जहर मिलाता है Z के खाने में, पर वो खाना Z तक पहुंचाता नहीं है, खुद ही के पास रखे रहता है, तब क्या ऐसे केस में A ने अटेम्प्ट किया है या नहीं? ऐसे केस में अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, अभी प्रिपरेशन हुआ है। अभी इसी केस में मान लीजिए A जो है वही पॉइजनड खाना जी के पास ले जाता, या जब पास ले जा रहा होता तो कोई इंटरवीन करके रोक लेता और खाने को पकड़ लेता, वो देख चुका होता कि ए ने जहर मिलाया है। या मान लीजिए ए जो है किसी सर्वेंट के थ्रू खाना जी को भिजवाता, वो पॉइजन खाना, तो ऐसे केस में वो अटेम्प्ट हो जाता। पर यहाँ केस में, इस केस में ए ने जो खाना है सिर्फ अभी अपने पास ही रखा है, भले ही पॉइजन मिला के, अभी वो अटेम्प्ट नहीं हुआ है, अभी इट्स इन द रेल्म ऑफ प्रिपरेशन, ऑल्दो इट्स अ बॉर्डर लाइन प्रिपरेशन। अब इसके बाद अगर ए ने कोई भी एक्ट ऐसी की कि खाना भिजवाने की या खाना ले जाने की, वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ये तब पकड़े गए देन ही विल बी लायबल। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ नॉट द इंटेंशन अलोन इज विच इज़ पनिशेबल, द इंटेंशन मस्ट बी कपल्ड विद such an act which should be reasonably be proximate to the ultimate act which the offender intends to commit। ठीक है, अल्टीमेट एक्ट इस केस में अगर पॉइजन खाना खिलाना चाहता हो तो वो मर्डर होती, तो वो अल्टीमेट एक्ट हो गई। तो रीजनेबली कनेक्टेड एक्ट क्या होगी? रीजनेबली कनेक्टेड एक्ट वो एक्ट होगी कि जब ए है वो जहर मिलाने के बाद, अभी तक जहर खाने में जहर मिलाने तक प्रिपरेशन की स्टेज है, पर जब जहर मिला के वो खाना मान लीजिए सर्वेंट को देता है जी के पास पहुंचाने के लिए, या वो खाना खुद ले जाता है, या वो जी को बुलाता है कि आओ आके खाना खा लो, इन दिस सिचुएशन ये जो एक्ट्स हैं ये अटेम्प्ट हो गई हैं। या फिर वो खाना उसको सर्व करता है, इन दिस सिचुएशन ये सारी एक्ट्स अटेम्प्ट के रेल में आप जा चुकी हैं, प्रिपरेशन का रेल क्रॉस कर चुकी हैं। कंसिडर वन मोर इलस्ट्रेशन फॉर द डे। A with the intention to hurt B by administering poison prepares a glass for him and fills it with poison. But while A's back is turned, C, who has observed the A's act, pours away the poison and fills the glass with water, which A in ignorance think is a poisoned water. Then the act which C has done, he has done the act to protect B। वो सी बी को ए से बचाना चाहता है क्योंकि वो पॉइजन ग्लास दे रहा था, उसे पॉइजन वाटर पिलाना चाहता था। तो जब ए पॉइजन मिला रहा था फिर पीछे मुड़ा, इतने में सी आया, सी ने वो पूरा पानी फेंका और जहर वहर फेंक दिया, फिर नया ग्लास पानी भर के वहाँ पे रख दिया। ए को लगा कि ये वही पॉइजन वाटर है। तो अगर ऐसे केस में ए पकड़े जाते हैं, सी का बता देता है कि ये पॉइजन वाटर देना चाहता था बी को, तो मैंने ऐसा काम किया, मैंने बी की जान इस तरीके से बचाई, तो यहाँ पे जो ए की एक्ट है वो अटेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस था
जिस सर्कमस्टेंस की वजह से बी की जान बची कि जब ए पीछे मुड़ा तो सी जो पूरा काम देख रहा था उसने ग्लास हटाया और दूसरा ग्लास से रिप्लेस कर दिया, या उसने पानी फेंक के वो जो पॉइजन वाटर था उसको फेंक के अलग से पानी उसमें डाल दिया जो पॉइजन नहीं था। तो ऐसे केस में जो बी की जान बची है ना, वो ए के एक्ट्स की वजह से नहीं बची है, वो बची है सी के कंडक्ट की वजह से। वो सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस है जो ए के कंट्रोल के बियॉन्ड है, एंड सिंस द सुपरवीनिंग सर्कमस्टेंस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए, इन दिस केस ए इज लायबल फॉर अटेम्प्ट। ठीक है, इस केस में भी ए अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। There was this case of Rex versus White. In that case, accused was indicted for murder of his mother and was convicted for attempt to murder her. Prosecution का चार्ज लगा था for murder of his mother, but conviction हुआ था attempt to murder her. इस केस में क्या हुआ था कि he had put 2 grains of cyanide of potassium in the wine glass with an intent to murder her. Argument ये हुआ कि वो अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा बिकॉज एक्ट ऑफ विच ही वॉज गिल्टी वॉज ओनली पुटिंग पॉइजन इन द वाइन ग्लास एंड इट वॉज नॉट इन completed act and it was not intended by appellant to have the effect of killing her at once. It could not kill unless it was followed by the other act which he might have done. और भी एक्ट वो कर सकता था। मेरली पुटिंग पॉइजन से क्या होता है, हो सकता है वो आगे चल के वाइन फेंक देता, हो सकता है वो जो मदर है वो वाइन पीती ही नहीं। तो इस केस में जो जज थे उन्होंने बोला कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट इवन दो it is the beginning of the attempt, but it is nonetheless an attempt. If let us suppose accused intends completion or attempted completion of series of acts which may result in the ultimate offense, it is not at all necessary for the court to see that all the circumstances or all the series of acts which the accused intended to be committed should be committed. All that is necessary is that the court should sufficiently, on the basis of the overt act that has been done, should come to a conclusion that the act of the accused amounted to an attempt. और अगर वो अमाउंट कर रहा है तो वो लायबल हो जाएगा। तो इस केस में आप खुद ही लॉजिक लगाइए कि जैसे ही उसने उस ग्लास में साइनाइड डाला तो वहीं पे वो अटेम्प्ट हो गया था, क्योंकि वो जो वाइन ग्लास था वो उसकी मदर जिस टेबल पे आके वाइन पीती थी उसी पर उसने रखा हुआ था, फिर वो वहाँ से चला गया था। अब आगे की जो घटनाएं हुई वो प्योरली ए के जो रेल्म है, द रेल्म ऑफ ए से बाहर थी। उन सर्कमस्टेंसेस में जो उसके बाद होने वाले थे उस पे ए का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो ऐसे केस में जो अक्यूज पर्सन था ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। और ये कौन सी स्टेज पे माना गया था? द मोमेंट ही ड्रॉप 2 grains ऑफ साइनाइड इन द वाइन ग्लास ऑफ अ मदर विद एन इंटेंट टू मर्डर। जैसे ही उसने वो किया वहाँ पे कोर्ट ने अटेम्प्ट मान लिया। कोर्ट ने बोला ये पहली स्टेज है अटेम्प्ट की, बट इट इज़ नॉनदलेस एन अटेम्प्ट एंड यू आर अकॉर्डिंगली लायबल। सो इफ द मदर वर टू ड्रिंक दैट cyanide laced wine, then in that situation the act is such which is ordinarily capable of causing death in the natural ordinary course of events. So in these situations the accused person was held liable for his particular offenses. ध्यान रखिएगा अटेम्प्ट कहाँ पे हो गया, अटेम्प्ट वहीं पे कमिट हो गया जहाँ पे उसने 2 grains ऑफ साइनाइड डाले थे। अच्छा, अब आप सोचेंगे इसका इलस्ट्रेशन ए वाले केस से जहाँ पे वो भी पॉइजनड खाना बनाता है उससे क्या लगे। देखिए वो खाना अभी भी ए की कस्टडी में था, ए की कस्टडी से बाहर नहीं था। रेक्स वर्सेस वाइट में जो वाइन ग्लास जिसमें साइनाइड के ग्रेन्स डाले गए वो अक्यूज्ड पर्सन की कस्टडी के बाहर था, उसकी कस्टडी के अंडर नहीं था।
तो जब तक ए के केस में जो पहला इलस्ट्रेशन था इससे पहले, जब तक खाना उसकी कस्टडी में था तब तक वो प्रिपरेशन है। जैसे ही उसने अपनी कस्टडी के बाहर किया या अपनी पावर के बियॉन्ड किया उस पॉइजनड खाने को जी को देने के लिए, अब वो अटेम्प्ट हो गया है। तो रेक्स वर्सेस वाइट में भी यही था कि जैसे ही उसने साइनाइड के ग्रेन्स वाइन ग्लास में डाले तो वाइन ग्लास तो उसकी कस्टडी में था नहीं, वो वहाँ से चला गया। इन दैट सिचुएशन वो अटेम्प्ट मान लिया गया था, ऑलराइट, क्योंकि जो उसकी एक्ट थी वो सफिशिएंटली ये दिखा रही है कि इट वॉज इट हैड अ प्रॉक्सिमेट रिलेशन with his intention to commit the offense, ठीक है, and he was held liable. So I think that is enough for today. Tomorrow we'll deal with some of the more illustrations of attempt, and then we'll move on to abetment.